क्या एक धार्मिक स्थल में बलात्कार और हत्याओं की साजिश को सालों तक छिपाया गया? क्या दर्जनों नहीं बल्कि 100 से भी अधिक महिलाएं, लड़कियां और पुरुष गुमनामी के अंधेरे में दफना दिए गए? और क्या अब वो सच बाहर आने की कगार पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉक और मैं हूं सन्नी तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं हालिया मामले की, जो कि कर्नाटक के धर्मस्थल से जुड़े उस सामूहिक कब्र मामले का है जिसमें जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। इसकी शुरुआत होती है 3 जुलाई 2025 को, जब एक पूर्व सफाई कर्मी ने मंगलुरु पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसका दावा है कि उसने 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में काम करते हुए लगभग 100 से अधिक शवों को दफनाया और जलाया था। ये शव उसके मुताबिक बलात्कार और हत्या के शिकार लोगों के थे। उसने कहा कि उसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। जब भी उसने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन अब वो अपराध के बोझ के साथ नहीं जीना चाहता था और इसीलिए उसने कब्र की खुदाई का सबूत खुद निकालकर मजिस्ट्रेट के सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। शिकायत मिलते ही 4 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी हुआ। 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित की, जिसका नेतृत्व खुद डीजीपी प्रणव मोहंती कर रहे हैं। टीम में शामिल किए गए डीआईजी एनएन अनुचेत, डीसीपी सौम्या लता और एसपी जितेंद्र कुमार दयाम। यानी अब यह जांच केवल पुलिस नहीं बल्कि एक विशेष टीम बन गई थी। स्वतंत्र और तकनीकी रूप से ये टीम सक्षम थी। अब बात करते हैं खुदाई की, जो कि शिकायतकर्ता ने जिन 13 संभावित स्थलों पर जानकारी दी थी, वहां 29 जुलाई से खुदाई शुरू हुई। तीसरे दिन यानी 31 जुलाई को एसआईटी को साइट से 6 बड़े सुराग मिला। जमीन के 3 से 4 फीट नीचे 15 हड्डियों के टुकड़े मिले और एक महिला का ब्लाउज और पेन और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। ये कार्ड बेंगलुरु की एक महिला और उसके बेटे से जुड़े पाए गए। साथ ही वहां से निकले अवशेषों को एफएसएल और डीएनए परीक्षण के लिए भी भेजा गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये हड्डियां उसी अपराध की निशानी हैं जिसकी तरफ सफाई कर्मी का इशारा कह रहा है? क्या उस सत्य का अवशेष है जिसे समाज ने वर्षों से नजरअंदाज किया? इसके बाद एसआईटी ने साइट 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर पर खुदाई शुरू की, लेकिन वहां से कोई हड्डी का अवशेष नहीं मिला। कुछ जगह बारिश और तकनीकी रुकावटें आई, लेकिन टीम का काम जारी रहा। 2 अगस्त को एक नया गवाह सामने आया, जयंत। उसने बताया कि 15 साल पहले एक किशोरी की हत्या कर दी गई थी और उसका शव भी शायद इन्हीं कब्रों में दफनाया गया है। इतना ही नहीं, एक माँ सुजाता भट्ट भी आगे आई। उनकी बेटी अनन्या साल 2003 में मणिपाल से लापता हो गई थी। सुजाता जी ने एसआईटी से अपील की कि अगर कोई भी महिला का शव मिलता है तो उसका डीएनए उनकी बेटी से मिलाया जाए, ताकि कम से कम वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। इस पर एसआईटी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, क्या गवाहों को सुरक्षित रखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। मीडिया पर लगाए गए गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और प्रेस को रोकना संविधान के खिलाफ है। तो अब सवाल यही है कि क्या जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगा? क्या सबों की पहचान हो पाएगी? क्या सच्चाई सबके सामने आएगी या ये मामला भी अज्ञात फाइल में बंद हो जाएगा? धर्मस्थल जहां लोग मुक्ति और मोक्ष की खोज में आते हैं, अब उसी जगह से इस तरीके का सच निकलना निश्चित ही एक धब्बा बन सकता है हमारे समाज में। सवाल केवल हड्डियों का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सच का, इंसाफ का। क्या ये सब मिल पाएगा?